आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आमतौर पर हम या तो कानूनी पेचीदगियों में पड़ने से डरते हैं या किसी मसले का हमें कोई सही कानूनी तरीका नहीं पता होता। आपके ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और कानून से जुड़ा अपना कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। वकील साहब, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो कानून है, जो लोग कानून के बारे में कम जानते हैं, बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है उन्हें, तो इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्हें तमाम तरह की जो कानून से जुड़ी जानकारी है वो मिले और जो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं और कानून है उसके बारे में वो जान पाएँ। तो ऐसे ही कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं औरतों के लिए, जो औरतें उन कानून के बारे में नहीं जानती हैं कि उनके लिए क्या अच्छे हैं, क्या बुरे हैं और किस कानून का किस तरह से फ़ायदा उठा सकती हैं। तो ऐसे कौन से कानून हैं औरतों के लिए? पहली बात तो ये तरुण कि कल वुमेन डे था, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, लेट ही सही और बात देनी चाहिए जिस तरह से हम अपने त्योहारों को देते हैं जी। एक बात तो मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि एक अच्छे शहरी और एक बुरे शहरी, एक अच्छा सिटीज़न एक बुरा सिटीज़न, एक देश प्रेमी एक देशद्रोही, इन दोनों में पहचान क्या है। जो कानून को पाका पालन करता है, हर हालत में कानून के साथ देता है, कानून के साथ चलता है, कभी कानून को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है, वह एक अच्छा शहरी, अच्छा सिटीजन है। और जो कानून तोड़ता है, जो कानून की परवाह नहीं करता है या कानून अपने हाथ में लेता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो देश प्रेमी नहीं है। तो देश प्रेमी होने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कानून का पालन करें। कानून का पालन करने के लिए लाजमी है कि आप जानें कि कानून क्या है। कानून क्या है जानने के लिए जो सबसे पहला हमारा कानून है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है फिर डिफरेंट किस्म के कानून बनते हैं। और जितने कानून बने हैं पहले ये देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है कि नहीं। अब वही कॉन्स्टिट्यूशन वही कानून हमारे लिए सबको बराबरी का हक देता है, चाहे वो जेंडर का बेसिस हो, रिलीजन का बेसिस हो। तो जेंडर के बेसिस पे जो बराबरी का हक दिया गया है वो औरत और मर्द, यानी कि बॉय एंड गर्ल, इन सब के लिए बराबर ही कानून के नज़र में सब बराबर है। ये देखा गया है कि जो सदियों से कुरीतियाँ चलती आ रही हैं, जिसके नतीजे में ये होता है, देखा गया कि हमारी औरतों को लोग दबाने की कोशिश करते हैं, यानी मर्द अपनी सुपरमेसी कायम करना चाहता है। अब उस सुपरमेसी को, मर्द को फिजिकल मजबूती का जो फ़ायदा उठाता रहा है, उसको उससे रोकने के लिए, औरतों के प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट किस्म के हमारे यहाँ कानून पास हुए। जो कानून पास हुए हैं उसमें सबसे पहले तो ये देखा गया कि इन दोनों को इक्वल फुटिंग पे कैसे लाएं। तो ये लाया गया कि जिसको कानून में बराबर का हक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उसके अलावा जो जहाँ पे औरत के ख़िलाफ़ अगर किसी किस्म की ज़्यादती हो रही है, चाहे वो घर में हो या वर्क प्लेस पे हो, दोनों के लिए कानून अलग अलग लाया गया। घर में लाया गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कि घर पे ज़्यादती ना हो उसके साथ। उसी तरह से फिर जहाँ सर्विस करती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए जहाँ वो सर्विस करती हैं, उनके लिए भी कानून लाया गया। रोड पे चलते हुए, किसी महफिल में को अटेंड करते हुए, किसी फंक्शन में जाते हुए, हर किस्म के हर जगह पे औरत के प्रोटेक्शन के लिए कानून आज हमारे इसमें कानून दस्तयाब है और उसको अवेल करना चाहिए। अवेल करने के लिए वही बात मैं फिर कह रहा हूँ कि लाजमी है जानना कि कानून क्या है। तो कानून को जानें और कानून को अवेल करें। अवेल करने के लिए लाजमी नहीं है आज की डेट में कि हर मसले में थाना जाना हो या पुलिस पोस्ट जाना हो। आज की डेट में आप जो है अपना कंप्लेंट थ्रू नेट भी कर सकती हैं, थ्रू मोबाइल भी कर सकती हैं, थ्रू व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये सब प्रोविज़न आज के ना प्रावधान दे दिया गया है। हमारी गुजारिश ये है कि निडर होकर, बेखौफ होकर आप कानून जानें और कानून का पालन करें। अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो उसके खिलाफ जो है आप एक्शन लेने के लिए कानूनी इनिशिएटिव लें। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हम पर ये पूछते हैं कि जैसे
ये सरकार जो है तो ये जमीन का जो है तो इसकी बैलेंस शीट नहीं रहती। जैसे गांव में है जमीन तो कितनी ग्राम समाज की है और मतलब कितनी जमीन है, वो खेत मौके पर कितना है और नक्शे में कितना बना है और खतौनी में कितना है। मतलब खतौनी में रकबा कुछ होता है, कौन नक्शे में छोटा कर देते हैं, फिर लेखपाल नापने आते हैं, झगड़ा कराते हैं और फिर उस कम ज्यादा कर देते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो उतना नक्शे में बना हो उतना ही रकबा मौके पर हो जी। और उतना ही जी, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, आज की तारीख में जब से खसरा खतौनी ये सब पैमाइश हुई है पूरे हिंदुस्तान में ज़मीन का, आज से 400 साल पहले, तब से लेकर अब तक खसरा खतौनी चल रहा है। हर जगह ज़मीन, हर इलाके का रकबा अपना जो है दिया हुआ है। आज की डेट में फैसिलिटी जो आई है कि इस चीज़ को आपको इंटरनेट पर भी अवेलेबल कर दिया गया है। अब ये कि जितनी ज़मीन आपके नाम है, अगर वो ज़मीन उस जगह पे नहीं है, वहाँ पर आपके नाम से सपोज कर लीजिए कि 2000 गज़ ज़मीन है और वहाँ पर जब आप साइट पे जा रहे हैं, प्लॉट पे जा रहे हैं, तो वह 1800 गज़ का मिल रहा है। इसका मतलब ये कि आपके ज़मीन को किसी ने कब्जा कर रखा है, हर तरफ से आपको दबा रखे हैं, दूसरे कब्जे में ज़मीन है। ज़मीन जितनी है नपाई में वो तो ज़मीन है, अगर नहीं है तो इसका मतलब किसी दूसरे ने दबा रखा है, तो उसके खिलाफ आप कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। और बहुत से सिंपल सिस्टम है कि जहां भी आपकी ज़मीन आपके जितना इंदराज है आपके नाम से, जितना रजिस्टर्ड है, अगर उससे कम है तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं। बाकायदा पटवारी आता है, वहाँ से उसकी पैमाइश होती है। पैमाइश में अगर ज़मीन आपकी कम निकलती है तो आपको बता दिया जाता है कि आपकी ज़मीन किधर है। तो कानून अपनी जगह है, उसको कैसे अवेल किया जाए ये अपने यहाँ लोकल एडवोकेट से बात कीजिए और आपकी ज़मीन जितनी है उतनी ज़मीन जो है मौके पर भी आपको मिल सकती है। अगर किसी ने दबाया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। जी। और भोपाल से हमें कॉल किया है सुरेश ने। हेलो। हाँ मैडम, मैं चंचलेश बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरे ब्रदर का केस चल रहा है भास्कर पंडोले के नाम से। एक्चुअली 125 का केस चल रहा है, उसके यहाँ मिसेज जॉब कर रही है जी। लेकिन क्या हाई कोर्ट में एक्चुअली लगा के रखा है पिटीशन, लेकिन उसमें क्या डेट नहीं लग पा रहा है। तो क्या अपन उसके लिए केस के लिए क्या बोलते हैं, अपन लोअर कोर्ट में या कुटुंब न्यायालय में लगा सकते हैं क्या मैडम? देखिए, जो आपने कहा है कि 125 सीआरपीसी का केस कर रखा है, तो पहली बात तो ये कि आपने कहा है कि वो वुमेन जो है वर्किंग है, तो 125 सीआरपीसी में उसी औरत के लिए मेंटेनेंस का प्रावधान है जो कि इंडिपेंडेंट नहीं हो। अगर वो वर्किंग है, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसके ऊपर 125 सीआरपीसी के तहत उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पहला काम तो ये कि जिस अदालत से आपको समन या नोटिस आया है, पहले उस अदालत में जाइए और आप एक दरख्वास्त दीजिए या उनके 125 का जो पिटीशन है उसका जवाब दीजिए और उसमें इस प्रूफ के साथ आप अपना प्रूफ दीजिए कि वो वुमेन जिसने कि मेरी वाइफ जिसने कि लगा रखी है, ये हमारे खिलाफ ये एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, उनके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है, फलां जगह सर्विस करती हैं, उनका इतना तनख्वाह है। अगर ये आप चीज़ दे देंगे, उसको प्रूफ कर देंगे, तो 125 सीआरपीसी आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो आप बजाय ये कि हाई कोर्ट में जाए, पहले उसी कोर्ट में आप जो है जवाब दें। जी। और दिल्ली से हमें कॉल किया है फरमान हुसैन ने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? वकील साहब से बात करनी थी। बिल्कुल, आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। जी वकील साहब, मैं फरमान बोल रहा हूँ। जी बताएं। जी जी आप बताएं, सवाल करें। सवाल बताएं, क्या सवाल? मतलब ये है कि ये संविधान में है, भारतीय संविधान में किसी भी अधिकारी को या किसी के खिलाफ ये अधिकार। हाँ आगे बताएं। जी। कि किसी भी अधिकारी हो, किसी विभाग के अधिकारी को ये मतलब राइट है कि वो ये लिख दे कि किसी की मानसिक दशा खराब है, जबकि वो मेडिकल में डॉक्टर नहीं है, वो ऑफिसर नहीं। देखिए, किसी को पागल या इंसेन घोषित करने के लिए उसका भी कानूनी एक प्रक्रिया है। किसी को, किसी अक्लमंद आदमी को या किसी ज़हीन आदमी को या कोई ऐसा आदमी जिसके अक्ल अपनी जगह दुरुस्त है, उसके मुतल्लिक अगर कोई डॉक्टर ये लिख दे कि वो इंसेन है या वो समझदार, इंसेन खासतौर से रहता है, अगर वो इंसेन है तो उस डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर वो एक मेडिकल रिपोर्ट लिखा है तो पहले आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि ये दिखाना पड़ेगा कि जो वो डॉक्टर लिखा है वो गलत लिखा है।
आपको खुद जो है दूसरे डॉक्टर से या मेडिकल बोर्ड बैठवाकर जो है उसका ये देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। और एक बार अगर आपके पास प्रूफ आ गया कि आप जहनी तौर पर बिल्कुल सही हैं, इंसान नहीं हैं, या जो भी इंसान है इंसान नहीं है, तो फिर वो जो डॉक्टर जो पहले दिया है आपके ख़िलाफ़ रिपोर्ट, उसके ख़िलाफ़ जो है आप डैमेजेस या डिफेमेशन का दावा कर सकते हैं कि किसी अभी अक्लमंद आदमी को ये कह देना कि ये आदमी पागल है, ये अपने आप में जो है एक ऑफेंस है। जी, और हमें कानपुर से एक कॉलर ने कॉल किया है। हेलो। हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जो रकबा खतौनी में होता है और नक्शे में उसकी आकृति बनी होती है और जो मौका होता है खेत का, तीन चीजें डिफरेंस क्यों होती है? मतलब नक्शे में छोटा कर देते हैं, बाद में लेट साल उसको वहाँ मौके पर घटाया, नाप वो नक्शे के हिसाब से करते हैं, खतौनी कुछ कहती है। तो इस विषय पे सरकार कभी ना एक मत होती है कि जैसे किसी को रुपया होता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन देता हूँ, तो ये खतौनी में क्यों नहीं लिखा होता है कि मैं इतनी जमीन देने का इसको वचन देता हूँ? नक्शे में कुछ और मौके पर कुछ, ये क्यों होता है? इसका ऑडिट क्यों नहीं होता है किसी सक्षम उससे? और तहसीलों में परेशान किया जाता है इसके लिए। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने जो पहली बात तो ये कि कंपैरिजन किया है नोट, जो कि सिक्का यानी कि जो कि प्रोमिसरी नोट होता है, ये जो डिफरेंट डोमिनेशन के रुपये होते हैं, और उस पर यही बात लिखी रहती है कि मैं धारक को इतना देने का वचन देता हूँ, ये एक प्रोमिसरी नोट है। और देखिए ये सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ चलती है। जहाँ तक ज़मीन का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम तौर पर ये शिकायत मिलती है कि जितना ज़मीन हमारे खसरा खतौनी में हमारे नाम है, स्पॉट पे, साइट पे उतनी ज़मीन नहीं है। उसका एक सिस्टम है नपवाने का, ये करने का। अगर उसके बाद भी आपका कहना है कि कम नहीं करती है तो सरकार क्यों नहीं दे रही है? वो वैसे ही कहना है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे यहाँ डकैती पड़ गया, चोरी हो गया, सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें प्रोटेक्ट करे, लेकिन क्या अगर हमारे यहाँ से चोरी हो गया तो क्या सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें भरपाई करे? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इम्प्रैक्टिकेबल होती हैं, इसलिए उसको उस हिसाब से कानूनी अंदाज में नहीं देखा जा सकता है। ये दोनों अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग समस्या है, अलग सर्कमस्टांसेस है, और उसको टैकल करने के लिए उसी हिसाब से कानून बना हुआ है। जी वकील साहब, अक्सर हम सुनते हैं सेक्शन 498A, तो ये क्या है और किस लिए इसका इस्तेमाल होता है? देखिए 498A आईपीसी तो हमारे यहाँ पहले से था, लेकिन ये इस किस्म की जो कि 498 में एक अमेंडमेंट के जरिए 498 लाया गया, और इसलिए लाया गया कि ये देखा गया कि अक्सर घर में औरतों के साथ ज्यादती होती है, उनके साथ क्रूरल्टी होती है, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के ताने लगाए जाते हैं जी। तो उसके लिए 498A अमेंडमेंट करके आईपीसी में लाया गया। उसमें यह है कि अगर कोई किसी बहू को, किसी बीवी को अगर उसके ससुराल में ताने दिए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, उससे इतना काम लिया जा रहा है, इतना काम की तौक़ा की जा रही है कि उतना वो नहीं कर सकती है, या उसकी जो ज़रूरत के ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं अगर नहीं दी जा रही हैं, तो फिर इसमें जो है ये प्रावधान है कि पुलिस में कंप्लेंट की जा सकती है, पुलिस केस रजिस्टर कर सकती है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। पुलिस जो है ससुराल वालों को, हस्बैंड, सास, जिसने भी प्रताड़ित किया है, जिसने भी क्रूरल्टी किया है, उसके खिलाफ जो है पुलिस चार्जशीट दाखिल कर सकती है, FIR दर्ज कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, चार्जशीट दाखिल कर सकती है, और प्रूफ हो जाने पर सजा भी हो सकता है। जी, हमें कॉल किया है अब्दुल रशीद साहब ने संत कबीर नगर से। हेलो 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 रशीद साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ हाँ जी जी जी। देखिए अब्दुल साहब, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। हाँ जी, ऐसा है जी कि अब्दुल साहब अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ ऐसा है। हेलो जी बताएं, सवाल बताएं, क्या सवाल है? हेलो हेलो जी अब्दुल साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप जो है सवाल पूछें।
लगता है हमारा किसी वजह से इनसे राब्ता नहीं हो पाया। हम बात कर रहे थे वकील साहब सेक्शन 498A की। आपने बताया कि औरतों के लिए ये एक तरह से लॉ है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है और ये नॉन बेलेबल है। आपने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ जो वर्ड है नॉन बेलेबल, इसका क्या मतलब होता है? ये बेसिकली कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसकी सोसाइटी में इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है, उसी हिसाब से सजा का प्रावधान है। तो जिन केसेस में सजा का प्रावधान ज़्यादा है तो उसमें उन केसेस को नॉन बेलेबल बनाया गया है। नॉन बेलेबल का मतलब ये कि पुलिस जो है आपको अरेस्ट कर सकती है अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट हुआ है तो बगैर किसी मजिस्ट्रेट के आर्डर के, यानी कि डायरेक्ट पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, उसको नॉन बेलेबल कहते हैं। दो बात ये कि जहाँ तक औरतों के मुतल्लिक कानून जानने की बात है, आज की तारीख में आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है और तमाम कानून जो है वो आपके डिफरेंट वेबसाइट बने हुए हैं, उनके ऊपर अवेलेबल है। तो हमें सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम एक हर हिंदुस्तानी सिटीज़न को जिस तरह से गीता कुरान घर में रखते हैं, उसी तरह से मेरी गुजारिश ये है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तकरीबन हिंदुस्तान के तमाम ज़बानों में है। एक घर पे कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर रखें, उसका मुताला यानी कि उसका अध्ययन ज़रूर करें। आपको जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के तौर तरीके क्या हैं, आपके हक़ क्या हैं, आपके फ़राइज़ क्या हैं, आपकी ड्यूटी क्या है, इसके बारे में जानकारी रखना आपको ज़रूरी है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन रखना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं, कम से कम उसके बारे में तो हम तमाम हिंदुस्तानियों को, पूरे हिंदुस्तान के सिटीजन्स को बेसिक उसका मालूम होना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे सिटीजन्स, अच्छे शहरी, देश से प्रेम करने के जो तकाज़े हैं उसको हम अच्छी तरह से निभा सकें। जी, और कानपुर से हमें कॉल किया है संतोष शर्मा ने। हेलो हेलो जी संतोष जी, क्या सवाल है आपका? कानपुर से हमें कॉल किया है संतोष शर्मा ने। हेलो हेलो संतोष जी, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। मैम नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था 498 में जी, हेलो हाँ, आगे सवाल पूरा करें। 498 में जी संतोष जी अपना सवाल पूरा करें। 498 में अवेलेबल होता है और जमानत तुरंत हो जाती है। महिलाओं को कोर्ट में बहुत ही उत्पीड़न हो जाता है इस हिसाब से। इसके लिए क्या कोई नया नियम आया? देखिए, ऑफेंस जो नॉन बेलेबल है उसका मतलब ये हुआ कि आपको पुलिस जो है उसी वक्त अरेस्ट कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि नॉन बेलेबल केस जो है उसके अंदर कोर्ट भी बेल नहीं दे सकता है। सिर्फ यह है कि अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो पुलिस बेल नहीं दे सकती है, बेल आपको जो है कोर्ट ही से मिलता है। तो ऐसे ऑफेंसेस जो कि नॉन बेलेबल है, उसमें पुलिस जब अरेस्ट कर लेती है तो कोर्ट से बेल मिल सकता है। अब कोर्ट से बेल मिलने के बाद हमारे यहाँ जो प्रावधान है, जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, ये कि कोर्ट में इंसाफ में टाइम लगता है, इसमें कोई द्वारा नहीं। आप ये समझ रहे हैं कि अगर किसी को बेल मिल गया तो फिर उसको सज़ा नहीं होगी, या कोई अगर 498A में अरेस्ट हो गया तो उसको बेल नहीं मिलेगी, ये सोचना मतलब कि वो सही नहीं है। कानूनी प्रक्रिया ये है कि पुलिस एक बार अरेस्ट कर ली तो बेल नहीं देती है, लेकिन कोर्ट से बेल हो जाता है नॉन बेलेबल केस में भी। जी, और भोपाल से हमें कॉल किया है। हेलो हाँ मैडम, मेरा वो 125 का सवाल था एक्चुअली में। मैंने क्या है कि उसको हाई कोर्ट में भी लगा के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ ये सेशन में जाता हूँ कुटुंब न्यायालय में, तो मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं कि आप हाई कोर्ट से लेके आइए करके, और जबकि एविडेंस मैंने दोनों कोर्ट में दे चुका हूँ मैडम। देखिए, लाजमी है। उसके बाद मेरे भाई एक चीज मैं बताऊं कि एक चीज बोलते हैं कि कोर्ट की डिसिप्लिन होती है, जिसको जुडिशियल डिसिप्लिन बोलते हैं, यानी एक ही किस्म के एक ही चीज मांगी हुई अगर दो अदालत में है तो लोअर कोर्ट खासतौर से ये ख्याल करता है कि अगर उससे सुपीरियर कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में उसी पॉइंट बिंदु पे अगर कोई मुकदमा है तो लोअर कोर्ट का ये जुडिशियल डिसिप्लिन बताता है कि आप हाई कोर्ट का इंतजार करें आर्डर का। अगर आप ये समझ रहे हैं कि दोनों जो वहाँ पर पेंडिंग होने की वजह से आपके यहाँ लोअर कोर्ट में भी केस पेंडिंग है, तो आप हाई कोर्ट से वापस ले सकते हैं, इस परमिशन के साथ वापस ले सकते हैं कि इसी किस्म का एक एप्लीकेशन हमारा लोअर कोर्ट में भी है, तो हमें ये परमिट किया जाए कि इसको हम विड्रा करें हाई कोर्ट से और वो लोअर कोर्ट का, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो है सुनवाई हो सके, उसके ऊपर डिसीजन हो सके। फिर अगर डिसीजन अगर आपके अगेंस्ट में चला जाएगा तो आपके पास ये दरवाज़ा खुला हुआ है कि उसके खिलाफ आप फिर हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं।
जी, और हमें कॉल किया है बैंगलोर से फौजिया ने। हेलो। हेलो मैम। हेलो जी फौजिया, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैम, एक्चुअली मैंने एक लोन लिया था, थोड़ा सा लोन लिया था फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट से। तो कुछ वहाँ पे मेरे फ्रेंड के लिए वो बहुत मुश्किल में था, मैंने लिया था वो मुझे इंडिया बुल्स बैंक से, लेकिन वो थोड़ा EMI इंसफिशिएंट बैलेंस नहीं दिया उस लड़की ने। तो उसका नोटिस मेरे को आया है, अभी नोटिस मैंने नहीं लिया है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मेहरबानी से मैं इसके लिए कैसे फेस करूँ या फिर इसको कैसे मैं हल करूँ, बताएं प्लीज। जी देखिए, एक तो बात ये कि जब आप मैंने कोई भी लोन लेता है या उसके लिए EMI भरता है तो ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस होता है जिसके ऊपर दस्तखत कराए जाते हैं। उसमें एक ये भी होता है कि अगर हम डिफ़ॉल्ट होगा तो हम गारंटर से ले लेंगे, डिफ़ॉल्ट होगा तो हम जो है फिर कोर्ट में मुकदमा कर देंगे। अगर कोई चीज़ हमारा उसके ऊपर मोर्गेज है तो उसको वो पोजीशन में ले सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि नोटिस न लेकर मसले को कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है, और टालने से मसला और गंभीर होता है। तो आपसे गुजारिश यह है कि आप सबसे पहले अपने लोकल एडवोकेट से आप राब्ता कायम कीजिए, नोटिस लीजिए, देखिए कि क्या आपके उसके खिलाफ एलिगेशन है और उससे किस तरह से आप जो है टाइम गेन कर सकती हैं, वहाँ से टाइम ले सकती हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट हो गया है तो हम अगली बार पे कर देंगे। लेकिन नेगोशिएशन तो आपको वहीं पे जाकर करना होगा। तो कानूनी प्रक्रिया से आप भागे नहीं, घबराए नहीं, आप उसको फेस कीजिए, क्योंकि जब पैसा आपने लिया है तो आपको पैसा तो वापस करना ही चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस किस्म के मामले में फ़ौरन आपको अपने लोकल एडवोकेट से राब्ता कायम करना चाहिए। और ये कि हमारा जो यहाँ पर सजेशन है आपको, जो कानूनी मशवरा है, ये हतमी आखिरी मशवरा नहीं है, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल एजेंसीज़ हैं, कोर्ट है या बैंक है, उनके अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। डिफरेंट किस्म के लोन की नौइयत है, डिफरेंट किस्म के सिस्टम है, और हर स्टेट में अलग अलग या हर बैंकिंग निज़ाम में अलग अलग जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो आप हमारी ही राय को हतमी राय नहीं समझिएगा, आप लोकल एडवोकेट से ज़रूर जो है कंसल्ट करें। जी, और एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर और है। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? लगता है हमारा किसी वजह से इनसे रब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, जैसे हम बात कर रहे थे 498A की, आपने बताया नॉन बेलेबल है। अगर कोई इसमें गिरफ्तार हो जाता है 498A में, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है, कितने साल की सज़ा है? देखिए, पनिशमेंट इस वक्त एक्चुअली ये तो नहीं बता सकते हैं, अप टू 3 इयर्स है जी, या अप टू 7 इयर्स। तो ये कि पनिशमेंट कितना है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही कि जितनी किस्म सिक्योरिटी है उसी हिसाब से जज जो है पनिशमेंट दे सकता है। सपोज के लिए कि पनिशमेंट कैन बी गिवन अप टू 7 इयर्स, तो उसमें 6 महीने का भी दिया जा सकता है, 1 महीने का भी दिया जा सकता है, और अगर 7 साल तक का है तो 7 साल तक के दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का एलिगेशन है और किस किस्म का एलिगेशन प्रूफ हुआ है कोर्ट में। जी, वकील साहब आपसे और भी बातें करेंगे कानून से जुड़ी हुई। नाजरीन, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक्सपर्ट जो भी राय देते हैं वो कोई हतमी राय नहीं है, आप कोई दूसरी लीगल ओपिनियन भी ले सकते हैं। वकील साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे 498A की, तो अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी की शादी हुई है और 7 साल बाद उसके ससुराल वाले उसे तंग करना शुरू करते हैं या दहेज की डिमांड करते हैं, तो क्या शादी के 7 साल बाद भी केस फाइल किया जा सकता है? देखिए, इसमें किसी किस्म का लिमिटेशन नहीं है। जब तक शादी एग्जिस्टेंस में है, चाहे 7 साल हो या 25 साल को शादी हो गया हो, 498A के तहत कभी भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। वो पनिशमेंट है अप टू 7 इयर्स। या दूसरी बात ये कि ज़रा कन्फ्यूज़न कहीं कहीं ये हो जाता है कि एक कानूनी प्रक्रिया होता है किसी चीज़ को साबित करने की जी। तो जो डाउरी डेथ जिसको बोलते हैं, अगर डाउरी डेथ पर मसला आ जाता है तो वहाँ पर यह है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर ही कंप्लेंट हुआ है तो कानून ये प्रिज्यूम करके चलती है कि औरत के साथ जो है घर में ज्यादती हुई है और उस ज्यादती की वजह से उसकी मौत हुई है। तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है, प्रिज्यूम्पशन।
जिसको बोलते हैं कि उसमें कानून प्रिज्यूम करके चलता है कि हाँ ऐसा हुआ है। अब घर वालों को साबित करना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ है। जैसे आम ऑफेंस में आम जो प्रक्रिया कानूनी ये कि जो एलिगेशन लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है, उसको साबित करना पड़ता है। लेकिन अगर शादी के 7 साल के अंदर ही अगर पत्नी का इंतकाल हो जाता है तो कानून ये लेके चलता है कि उसके साथ दहेज के का मामला लेकर उसका पड़तान हुआ है, जिसकी वजह से उसकी जान गई है। जान चाहे वो खुदकशी की हो या किसी और ने ली है, वो दोनों आ जाता है उसमें। जी। और कोलकाता से हमें कॉल किया है एनुल हक ने। हेलो 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 जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? अच्छा सुनिए, हमको CMDA की तरफ से कुछ कम 1 कट्ठा जमीन अलॉट हुआ था जी, लेकिन हमको 10-20 साल हो गया, आज तक हमको वो अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, तो हम कितना, हमें हो गया सीनियर सिटीजन, हम और दौड़ नहीं कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो आपने ये कहा कि 10-15 साल पहले की बात है ये। एक बात तो ये कि कानून में एक लिमिटेशन होता है। अगर मौके पे उतनी ज़मीन नहीं है जितना आपको अलाट हुआ है तो उसका एक मुद्दत होता है। आपको 12 साल के अंदर ही वहाँ पर कोई कंप्लेंट देना चाहिए था, ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था, और ये आपको डिमांड करनी चाहिए थी कि हमारी ज़मीन जो है मौके पर पूरी नहीं है, हमें पूरी ज़मीन दी जाए। अगर ऐसा आपने उस वक्त नहीं किया है तो आज की डेट में पहली बात तो ये कि आपको ये कोर्ट में फेस करना पड़ेगा कि आप लिमिटेशन के अंदर ही क्यों नहीं आए, इतने दिनों बाद क्यों आ रहे हैं। बहरहाल चूँकि आपके कहने के मुताबिक सरकार ने आपको ज़मीन दी है और वहाँ से अलाट हुआ है, तो वो सरकार को ज़मीन पूरी करनी पड़ेगी। अगर नहीं तो जितना अलाट कम हुआ है उसके हिसाब से आपके जो कीमत है उसके मुतल्लिक भी ये विचार हो सकता है। लेकिन पहली बात ये कि आप कोशिश ये कीजिए, आपको शुरू ही में जाना चाहिए था। खैर, अब भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं उस डिपार्टमेंट को कि हमारे पास ज़मीन जितना हमारे कागज़ पे है उतना मौके पे नहीं है, और उसके कानूनी आप चारा भी कर सकते हैं। जी। दिल्ली से एक बार हमें फिर से कॉल किया है फरमान हुसैन ने। हेलो जी जी, वकील साहब, इस टाइम पूरी बात मेरी हो नहीं पाई थी। जी जी, बताएं क्या सवाल है आपका? बताएं, आवाज सुन रहे हो जी। उस टाइम पूरी बात नहीं हो पाई थी। अरे तो आप बताइए पूरा। जी, मैं ये कह रहा हूँ, उस टाइम मैं ये कह रहा था कि एक कोई भी गवर्नमेंट अप्लाई है, गवर्नमेंट सर्वेंट, और 20 मेरा जी सवाल ये है जी, आगे बताएं, आप सवाल करें। बात यह है कि कोई 20-22 साल का सर्विस करने वाला कोई होल्डर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। जी फरमान साहब, आप अपना सवाल पूरा कीजिए। हेलो। उस पर इल्जाम लगा दिया जाए कि मानसिक दशा ठीक नहीं लगती है, और उसको भाई सिर्फ इल्ज़ाम से काम नहीं चलता है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि उसकी मानसिक संतुलन सही नहीं है, ये कहकर अगर उसको सिर्फ इल्ज़ाम लगा के निकाला जा रहा है तो उसके पास कानूनी जवाज़ है ये प्रूफ करने का कि नहीं गलत इल्ज़ाम लगाया गया। पहली बात तो ये कि ज़रा काम की नौइयत में फ़र्क होता है। गवर्नमेंट के काम में जैसे जो सेंसिटिव जगह है, सपोज़ के लिए आप मिलिट्री में हैं, या सपोज़ के लिए कि आप कहीं बिल्कुल जहाँ के आपके कंसंट्रेशन का काम होता है, तो एक आदमी मानसिक तौर पे संतुलित नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है या इंसान है। उसी तरह से एक आदमी को किसी काम को करने की वो जहनी क्षमता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी असंतुलित है। तो इसके लिए तो उनके अपने डिपार्टमेंट की चीज़ें होती हैं जहां ये देखना होता है कि किस क्षमता के आदमी को यहाँ पे रखा जाए, और बाद में जब पता चलता है कि वो क्षमता उस शख्स में नहीं है जिसको रखा गया है, तो इस बिना पे उसको जो है वहाँ से निकाला जा सकता है। जी। और हरिद्वार से हमें कॉल किया है उषा ने। हेलो। हाँ जी मैम। जी नमस्कार। उषा बताएं क्या सवाल है आपका? जी, जो ये पुलवामा में ये शहीदों ने मर गए, तो हम हरिद्वार से ही बोल रही हूँ, देहरादून के जो। जी बताएं। जी जी, जो देहरादून के मेजर थे। जी जी, आगे बताएं, सवाल बताएं। देखिए उषा, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। जी, तो इनके बारे में लोग कुछ करेंगे, उनके जैसे परिवार के नौकरी देंगे? देखिए जो सीआरपीएफ फोर्स है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें क्लियर ये चीज़ मेंशन है कि किस वक्त अगर कोई ड्यूटी में वो शहीद हो जा रहा है या उसका
शहादत का दर्जा तो नहीं देते हैं सीआरपीएफ को, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो मिलिट्री वालों को मिलती है, लेकिन फिर भी प्रावधान काफ़ी ज़्यादा है कि सर्विस के इतने दिनों बाद अगर ड्यूरिंग सर्विस उसका इंतकाल हो जा रहा है तो वो प्रक्रिया ये भी है कि कितना किस किस ज़रिए से फंड आएगा, सब मिलाकर कितना पेंशन मिलेगा, या पेंशन नहीं तो एक बार मुआवजा कितना मिलेगा, ये सब प्रावधान बहुत विस्तृत रूप से सीआरपीएफ रूल्स में दिया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या सरकार उसके घर के, उसके भाई को या उसके डिपेंडेंट को, अब तो वाइफ भी आ सकती हैं, एक ज़माना था कि सीआरपी में जो भर्ती होते थे तो अक्सर वाइफ पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में वाइफ को भी सर्विस का प्रावधान किया जा सकता है। तो ये तो अगर सरकार कोई चीज़ अनाउंस कर रही है कि इस पुलवामा में घटने में जो हमारे शहीद हुए हैं, देश के लिए लड़ते हुए, हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी जानों की उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसके लिए डिफरेंट स्टेट के जो सरकार हैं वो भी प्रावधान कर सकती हैं, उनके जगह पे उनके भाई को, उनके बेटे को, उनकी बीवी को सर्विस दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रावधान बना सकती है। और अगर मतलब कि ऐसे मौके पे जबकि ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो अगर ये प्रावधान नहीं भी है तो डिमांड करनी चाहिए कि सरकार वो प्रावधान लाए, ताकि अगर किसी की ज़िंदगी गई है, कोई शहीद हुआ है, तो उसके घर वालों को सफ़र न करना पड़े, बस उतना ही सफ़र करना पड़े कि हमारा आदमी नहीं रहा, लेकिन उसको फैमिली सफ़र न करे। उसके लिए सरकार को उचित प्रबंध करना चाहिए कि घर के किसी एक आदमी को सर्विस में लाएं। बिल्कुल। और हमें कॉल किया है सहारनपुर से नासिर ने। हेलो 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 जी नासिर, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि रेजिडेंशियल एरिया में मोबाइल टावर जो है वो लग सकता है या नहीं लग सकता? देखिए, जो मोबाइल टावर्स का जो असर पड़ता है इंसान के फिजिक पे भी ख़ास तौर से वो जगह जो कि ज़्यादा नाजुक है, यानी कि दिमाग और ये, तो उसके लिए क्लियर प्रोविज़न है कि एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि कहाँ लगाएंगे। और ये कि जो रेजिडेंशियल है, जैसे अक्सर 4 फ्लोर का बिल्डिंग है उसके ऊपर भी लगा हुआ है, तो इन सबको हटवाया जा सकता है। जहाँ भी इंसान के जिस्मानी या किसी किस्म का ख़तरा है उसके जिस्म के लिए, तो उसके लिए प्रावधान ऑलरेडी है। आप उसके लिए एप्लीकेशन लगाए उस टावर कंपनी को, टावर कंपनी नहीं मान रही है तो फिर आप कोर्ट में जाइए। जी। और हमें कॉल किया है समस्तीपुर से कैफ अहमद ने। हेलो जी जी मैडम जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि वो सर्वे जो हुआ, न्यू सर्वे जी, तो एक्चुअल जो मेरा प्लॉट है, जितनी हमारी खरीदारी है, डीड है, उसके मुताबिक कम जो है उसका नक्शा बना दिया है और खतियान भी कम दिया है। तो ऐसी सूरत में हम लोग को कुछ सूरत नजर नहीं आ रही कि क्या करें। उसके लिए सूरत देखिए, DCLR के पास मालूम ये हुआ कि उनको पावर नहीं है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसी सूरत में यह है कि पहला रिप्रेजेंटेशन तो आप उनको दे जिन्होंने कि या आपको डॉक्यूमेंट्स दिया है कि इस डॉक्यूमेंट्स में जितना हमारे पास ज़मीन दिखाई गई है उतना मौके पे नहीं है। उनसे दरख्वास्त कीजिए कि वो हमें ज़मीन पूरा करके दें। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, वो वहाँ पर रिट फाइल कीजिए। ये रेमेडीज़ जो है, कानूनी रेमेडीज़ आपके पास अवेलेबल है। जी वकील साहब, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर जो कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो है अत्याचार होता है। तो डाउरी एक्ट है, लेकिन उसके बारे में लोग जानते नहीं है कि ये डाउरी एक्ट क्या है और इसमें कितनी सज़ा है। तो इसको किस तरह से देख सकते हैं हम? देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर हर सिटीज़न को जानना चाहिए कि शादी का मतलब सिंपल एक शादी होता है जी। इसके अलावा अगर किसी किस्म की औरत से या लड़की के माँ बाप से या लड़की से अगर वो सर्विस में है तो इस किस्म का कोई शर्त रखा जा रहा है जिसमें कि मटेरियल चीज़ का लेन देन है, पैसे का लेन देन है, सामान का लेन देन है, तो वो अपने आप में जुर्म है। चाहे वो डिमांड हम शादी से पहले करें, डायरेक्टली करें, इनडायरेक्टली करें, शादी के वक्त करें या शादी होने के बाद करें, किसी भी किस्म का डिमांड जो है वो डाउरी के प्रावधान में आता है जी। और उसके लिए सज़ा जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक सेक्शन 3 और 4 है। जी। दिल्ली से हमें कॉल किया है डॉक्टर सबीना ने। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी,
असल में हम बहुत ज्यादा परेशान है। हम तमिलनाडु में हैं, मैं तमिलनाडु से बोल रही हूँ, चेन्नई से जी। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर हुआ था, उसके सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। तो एक घर सेल कर रही थी एक लेडी, क्रिश्चियन लेडी तमिल। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि कुछ एडवांस दे दीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने उनको 50,000 दे दिया उनको एडवांस। अच्छा। और उन्होंने कहा कि ये आप अब उसके बाद और दीजिएगा। तो वो देने ही जा रहे थे, तो बीच में एक और साहब आ गए थे, उसमें इब्राहिम साहब थे और वो क्रिश्चियन लेडी थी दोनों। तो उनके तो फेल से हमने वो पैसे दिलवा दिए उनको। और लेकिन वो पता चला बाद में कि वो उस घर को सेल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो उन्हें गिफ्ट में मिला था, जो सुनामी आई थी। अच्छा। बाद गिफ्ट में उनको वो घर मिला था, तो इसलिए वो सेल नहीं कर सकती थी। इसलिए लेकिन फिर भी उन्होंने हमें झूठ बोलकर वो पैसे ले लिए हैं। और अभी आज 4 साल हो गए हैं, उन्होंने हमें वो पैसे अभी तक नहीं लौटाए हैं। और घर भी उन्होंने किराए पर उठाया, अभी तक उठा था, पैसे आ रहे थे, तब भी ये नहीं कि वो हमें थोड़ा थोड़ा करके दे देती है। जी, मैं समझ गया, आपका सवाल समझ गया। पहली चीज़ तो ये कि किसी चीज़ के, चाहे वो ज़मीन हो या कोई चल प्रॉपर्टी हो या अचल प्रॉपर्टी हो, उसके लिए जो मेन कानून का एक बेसिक समझ लीजिए, कानून का सेक्शन और कानून एक्ट का नाम जानना ज़रूरी नहीं है। उसको ये बोलते हैं कि बायर्स केविएट इम्पटर, यानी कि बायर्स बीवेयर। ये खरीदने वाले की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ के मुतल्लिक जांच पड़ताल कर ले कि क्या जिस चीज़ को वो ख़रीदने जा रहा है या जिससे ख़रीदने जा रहा है वो उसका मालिक है या नहीं, या उसको बेचने का अधिकार है या नहीं। तो पहली बात तो ये कि जहाँ की भी ज़मीन आप ले, पहले ये देखें कि जो आदमी दावा कर रहा है कि वो ज़मीन उसके नाम से है, तो क्या उसके नाम से है या नहीं। दूसरी बात फिर वो ये देखे कि ये कह रहा है कि मैं ज़मीन को इसको बेच सकता हूँ, तो ये देखिए क्या वो ज़मीन किसी बैंक के तहत गिरवी तो नहीं है। तो ये सब जानना और इसका जानकारी रखना जो है, ये बायर की जिम्मेदारी है। और अगर उसके बाद भी कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है जिसके मुतल्लिक बायर के कोशिश करने के बाद भी उसको जानकारी नहीं मिल सकती है, तो उसमें फिर सेलर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बायर को बताए कि उसकी चीज़ में क्या डिफेक्ट है। ऐसे सिचुएशन में जो कि आप बता रही हैं, अगर उसको बेचने का अधिकार नहीं था, सुनामी में इस किस्म की होती है, जैसे सपोज के लिए कि गांव में हमारे शेड्यूल ट्राइब्स को जो ज़मीन दी जाती है घर के लिए, तो उसमें प्रावधान होता है कि आप इस ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं, आपको अलॉट किया गया है इसलिए कि आपके पास ज़मीन नहीं है। उसी तरह से सुनामी वालों को जो ज़मीन अलॉट की गई है, उसमें ये प्रावधान रखे होंगे कि ये ज़मीन आपके ये जो दिया जा रहा है घर बनाने के लिए और आपके रहने के लिए दिया जा रहा है, न कि आपको इसको बेचने के लिए। अगर ऐसा प्रावधान है और उन्होंने ज़मीन फिर भी आपको बेचने के लिए आपसे एडवांस रकम ले लिया है, तो उन्होंने 420 का जो है केस किया है, आपको मिस रिप्रेजेंट करके आपसे पैसा लिया है, उसके लिए आप थाने में ये कीजिए, दरख्वास्त दीजिए और ये कि कंप्लेंट कीजिए, उस पर केस रजिस्टर्ड हो सकता है। क्योंकि इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन करके किसी से पैसा ऐंठना, यानी जिस चीज़ को मैं नहीं कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए वादा करना और वादा करने के बाद फिर जो है दूसरे से पैसा ले लेना। ये अपने आप में इसी को बोलते हैं कि 420, आम लफ्ज़ों बोलते हैं 420 करना। तो ये आपके साथ जो है 420 हुआ है, फ्रॉड हुआ है। और जो आदमी फ्रॉड किया है, कानून का प्रावधान ये है कि उनको सज़ा हो सकती है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो सकता है। जी, और कश्मीर से हमें कॉल किया है इकरा ने। हेलो जी मैम। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? ये मेरा यही सवाल है कि मैं यही बोल रही थी आपको, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं जी, लेकिन जो मेरे शोहर है वो सिर्फ कुछ महीनों तक ठीक चलते रहे, उसके बाद उनका रवैया मेरे खिलाफ बहुत बुरा हुआ। जी, बेटी एक है, वो 1.5 साल की होने लगी। जी जी, तो जब से वो हुई है तो तब से ना उनका कोई बात हम मेरे साथ करता है, ना बेटी के लिए कुछ लाता है सामान, ना मुझे पूछते हैं अच्छे से। देखिए, ये आपके शौहर की जिम्मेदारी है कि शादी के बाद वह आपका नान नफ़का आपको मेंटेन करे और अपने होने वाली औलाद को मेंटेन करे। अब आप हैं और आपकी एक बेटी है, उस शौहर की जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो जैसे बार बार ये बातें आती है कि आप 125 में उसके खिलाफ मुकदमा कर सकती हैं और कोर्ट जो है आपको पैसा जो है मेंटेनेंस दिलवाएगा। उसी तरह से हिंदुस्तान के बाकी जगहों पे जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके तहत भी प्रावधान है कि अगर हस्बैंड अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा है, अपनी बीवी को उसका हक नहीं दे रहा है, तो कोर्ट के आर्डर के ज़रिए जो है वो हक दिलवाया जा सकता है। तो ये आपके पास ऑलरेडी प्रावधान है। आप अपने लोकल एडवोकेट से बात कीजिए, कोर्ट का में एक पिटीशन फाइल कीजिए, इंशाल्लाह आपको जो है कोर्ट से आर्डर हो जाएगा।
अगर आपके पास कोई और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आपके हस्बैंड के पास सोर्स ऑफ इनकम है तो कोर्ट उसको बाध्य करेगी कि उस इनकम में से आपको भी दिलवाए। हमें आजमगढ़ से कॉल किया है प्रदीप विश्वकर्मा ने। हेलो। हाँ हेलो। हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ, 1963 में जमीन लिखाई गई थी जिसमें से 156 कड़ी जमीन जी, और जिसमें से चकबंदी के टाइम 30 कड़ी तीनों पिताजी के नाम पे कर दिया गया था। बाकी हाई कोर्ट से 56 कड़ी और 10 कड़ी का हाई कोर्ट से डिग्री हो गया था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर 229 का उप कप्तान का लेटर उन्होंने लेटर भेजा है। जी भाई विश्वकर्मा साहब, आपसे गुजारिश यह है कि ये चकबंदी या कंसोलिडेशन का जो सिस्टम होता है उसके लिए आप जानते हैं कि ये एक स्पेशल कानून है, स्पेशल एक सिस्टम है और उसके लिए स्पेशल एडवोकेट होते हैं जो कि उसी मसले में काम करते हैं। इस ज़मीन की नाप तौल, चकबंदी में किस तरह से कंसोलिडेशन किया जाए, किस तरह से एक चक से दूसरे चक में ज़मीन ट्रांसफ़र किया जाए। आपसे गुजारिश यह है कि चूँकि ये क्षेत्रीय इलाका है, आप जो है अपने लोकल एडवोकेट से इस मसले में मशवरा करें, उनके मशवरे के हिसाब से आप आगे बढ़ें। जी, और कश्मीर से हमारे साथ है गुलनाज। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं गुलनाज, क्या सवाल है आपका? मेरे सामने जी कश्मीर से हूँ। मेरा सवाल है, मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑर्डर मिला था 2002 में मेडिकल डिपार्टमेंट में जी, और वो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला 7 साल के बाद रेगुलाइजेशन, लेकिन कुछ देरी डिपार्टमेंट की देरी की वजह से मुझे 13 साल के बाद ऑर्डर मिला, कंफर्म ऑर्डर। आप इसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। जी देखिए, आपका सवाल क्लियर नहीं हो रहा है। आपसे गुजारिश यह है कि ये चीज़ की कब आपको अपॉइंटमेंट मिला और कंफर्मेशन कब हुआ। अगर बैक वेजेस भी आपके जो मौजूदा वेज है उसमें वो ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग कानून होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एक बेसिक गाइडलाइंस देती है। उसके बाद वो डिपार्टमेंट, वो हॉस्पिटल या वो इदारा, वो अपना जो है अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, बस ये देखते हुए कि बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ न जाए। तो आप बराए मेहरबानी आप वहाँ पर आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही आपका समस्या का समाधान। जी, और एक कॉलर ने हमें कॉल किया है, मोहम्मद फरीन ने। हेलो। 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 हेलो साहब। जी बताएं। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ, सवाल ये है साहब कि मैंने एक डिग्री हो गई है, मैंने इस पर एक डिग्री किया हूँ और वो डिग्री अभी नहीं हो पा रही है। क्या उसमें तुम्हारे अरेस्ट वारंट वगैरह निकाले जा सकते हैं क्या साहब? देखिए, आपने ये तो बताया कि डिग्री हो गई है, नहीं बताया कि डिग्री किस चीज़ की हुई है। अगर सपोज के लिए कोई जगह ज़मीन के बारे में डिग्री हुई है तो, और ये है कि किसी दूसरे कब्जे में है और डिग्री ये हुआ है कि आपको है और कब्जा आपको मिलना चाहिए, तो उसके लिए ऑलरेडी कानून में प्रावधान है कि आप दूसरा एप्लीकेशन लगाएंगे जिसको एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन बोलते हैं, और कोर्ट जिसने ये ऑर्डर पास किया है डिग्री, वो कोर्ट को उस डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के भी यह अख्तियार है और वो चीज़ आपको दिलवा सकती है, उस ज़मीन की या उस घर की पोजीशन। अगर ये डिग्री आप किसी इसके बारे में, किसी अमाउंट के बारे में कह रहे हैं और ये कि वो अमाउंट अगर वो आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि रकम आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगवाइए। उस आदमी की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के मुतालिक आप ब्यौरा दीजिए कोर्ट में, और ये कि अगर वो नकद रकम नहीं दे पा रहा है या अगर वो फरार है तो उतने की आपको ये दिया जा सकता है, उसके प्रॉपर्टी में से आपको दिया जा सकता है, लेकिन इसका प्रावधान है ऑलरेडी। आप उसी एडवोकेट से जिसने कि आपके फेवर में डिग्री कराने में आपकी मदद की है, उसी से गुजारिश कीजिए कि इसके लिए काम करें। जी, गाजीपुर से हमें कॉल किया है मुजाहिद ने। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। जी मुजाहिद साहब, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है मैडम कि हमारी जमीन है यहाँ पे और वो चक पूरा 5 बीघा, जी मुजाहिद बोल रहे हैं, अब 5 बीघे का चक है हमारा, वो पूरा नंबर है, हमारी 22 मंडा है उसमें। हमने नापी कराई, फिर पत्थरगढ़ी हो गई, और सामने एक शख्स है जिसका 4 मंडे का वो है
क्या बोलते हैं वो हो जा रहा। एक पत्ता है और उसने हमारे पीछे पड़ के हमें जो है तो पूरा वो कर दिया और चला गया कमिश्नरी, फिर वहाँ से फिर करने का, फिर से देखने का वो हो गया। अब वो मैं परेशान कर रहा हूँ, क्या कर सकते हैं जी। देखिए, अगर परेशान करने का कोई कानूनी प्रक्रिया उठाया है, यानी कि कानून को एब्यूज़ करके आपको परेशान कर रहा है, और आपका अगर 22 मंडा उसमें से ज़मीन होता है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो लाजमी है कि चूँकि जहाँ ज़मीन है उन्हीं के कोर्ट को जुरिडिक्शन बनता है, तो आप अपना एडवोकेट्स कीजिए। और अगर किसी ने मिस रिप्रेजेंटेशन करके कोई गलत इन्फॉर्मेशन देकर कोर्ट से आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए भी प्रावधान है कानून में कि वो जो कि कोर्ट में गलत एप्लीकेशन लगाया है, झूठे तथ्यों पर एप्लीकेशन लगाया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कोर्ट कर सकती है, जिस कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाया। जी, और दिल्ली से हमें कॉल किया है मोहम्मद मुजीब उल्ला ने। हेलो हेलो हेलो। हाँ मुजीब साहब, बताएं क्या सवाल। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है। जी, वो 3 तलाक के बिल के बारे में कुछ पूछना था। जी बताएं। देखिए, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। जी, वो 3 तलाक के बिल के बारे में कुछ पूछना था। देखिए, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। मुजीब साहब सवाल पूछें। लगता है हमारा किसी वजह से इनसे राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, जैसे बीच में हमें एक कॉलर ने कॉल किया था कश्मीर से, इकरा ने, और उन्होंने कहा था कि शादी के कुछ टाइम बाद ही उनके जो हस्बैंड है वो उन्हें परेशान करने लगे, बेटी की केयर नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते, उनकी तरफ उनका ख्याल नहीं रखते, एक तरह से परेशान करते हैं उन्हें। तो ऐसा, ये अकेली ऐसी औरत नहीं है जिनके साथ ऐसा हो रहा है। हिंदुस्तान की या दुनिया भर की तमाम ऐसी औरतें हैं जिनके साथ इस तरह से होता है। बहुत सारे लोगों को दहेज के लिए परेशान किया जाता है, शादी के बाद किया जाता है, या शादी से पहले भी कई लोग दहेज मांग लेते हैं। तो अगर किसी केस में शादी से पहले दहेज मांगा जा रहा है तो क्या उसके लिए केस फाइल किया जा सकता है? जी, बहुत सही आपने सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सी शादियां हो ही नहीं पाती हैं क्योंकि उससे पहले ही डिमांड हो जाता है। देखिए, इंसान जो है वो कई चीज़ों से मजबूर होता है। अदरवाइज किसी भी किस्म का लालच दिखाना लड़कों वालों की तरफ से कि इस शादी को हम तय ही उसी वक्त करेंगे जबकि आप जो हैं ये चीज़ देने के लिए तैयार हों। बहुत से लोग डिफरेंट किस्म के बहाना करते हैं। लड़के को पढ़ाने में हमारा 5-7 लाख रुपया खर्च हुआ है, ये भी इनडायरेक्टली जो है जहेज का डिमांड ही है। तो इस किस्म का कोई ऐसा डिमांड लड़के से या लड़के वालों की तरफ से आ रहा है शादी से पहले, शादी लगते वक्त या शादी के वक्त या इवन शादी होने के बाद, तो ये सब अपने आप में ऑफेंस है। बल्कि मैं तो ये गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लड़का बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत ज़्यादा उसकी तनख्वाह है। अगर शादी से पहले या शादी लगाते वक्त किसी किस्म का डिमांड आ जाता है तो कम से कम उसके नेचर के बारे में तो पता चल जाता है कि अगर वो IAS ऑफिसर भी है, उसके पेरेंट्स के हिसाब से की तरफ से अगर कोई डिमांड आ गया तो इसका मतलब कि आदमी तो हल्के हुए, घटिया हुए, तो लाजमी नहीं है कि बड़ा पोस्ट देखकर, बड़ी जायदाद देखकर कोई शादी करे। शादी के वक्त ये बात ख्याल रखना चाहिए क्योंकि किसी भी किस्म का डिमांड करना अपने आप में ऑफेंस है और उसी वक्त उनके खिलाफ जो है मुकदमा दायर करना चाहिए, ये बगैर ये सोचकर कि अब तो हमारी लड़की से या हमारी बहन से शादी नहीं होने को है। लेकिन इस किस्म के लोगों को जो कि इतना घटिया जहन रखते हैं, जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, उनको कानून के तरफ से सज़ा दिलवानी चाहिए। तो बगैर इसका परवाह किए हुए कि आगे हमारी बेटी या हमारी बहन की शादी हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमा। जी वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आपसे अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, फिर से हाजिर होंगे आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए और कानूनी समझ को बढ़ाने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।